सुबह की इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 12th क्लास की जो एनसीईआरटी फिजिक्स है उसका जो पहला चैप्टर है उसके न्यूमेरिकल सॉल्यूशन की सीरीज हमारी चल रही है और इससे पहले 1 से लेकर के 11 तक के न्यूमेरिकल हमने आपको सोल्व करवा दिए हैं। उनका लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में चर्चा करेंगे। सवाल कह रहा है कि दो तांबे के बने हुए गोले ए और बी हैं और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 50 सेंटीमीटर है। सवाल कह रहा है कि इन दोनों गोलों की जो त्रिज्याएं हैं उनको आप नेग्लिजिबल मान लीजिए, नगण्य मान लीजिए। यानी कि इन दोनों आवेशों को हम बिंदु आवेश मान करके उनके बीच की दूरी को 50 सेंटीमीटर दे दिया गया। पहले आवेश को 6.5, पहले गोले को 6.5 10 की पावर -7 का कूलम और जो दूसरा गोला है उसको भी सेम इतने आवेश से इन्हें आवेशित कर दिया गया है। पहला प्रश्न कह रहा है कि इन सिचुएशन में इन दोनों गोलों के बीच में कितना प्रतिकर्षण बल लगेगा। क्योंकि दोनों गोलों के ऊपर दिया गया जो चार्ज है वो सिमिलर नेचर का है, समान प्रकृति का है, तो प्रतिकर्षण बल ही होगा, बट वो फोर्स कितना होगा। पहला प्रश्न हमारा। चलिए पहले प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट किसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे सर? हम यहां पे लिखेंगे कूलाम नियम से। तो हमें परीक्षा में निश्चित रूप से इस तरीके से लिखना चाहिए कि हम कौन से नियम का उपयोग कर रहे हैं। एग्जामिनर के ऊपर आपका इंप्रेशन इफेक्टिव रहेगा। तो फॉर्मूला हम यूज करेंगे F इज इक्वल्स टू K, पहला चार्ज दूसरा चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। अब इस केस में आपको यहां पर लिखना चाहिए पहले कि Q1 की जो वैल्यू है वो 6.5 10 की पावर -7 कूलम है। Q2 जो है वो भी 6.5 10 की पावर -7 कूलम है एंड दोनों के बीच की डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर है। और इसे वी विल कन्वर्ट दिस इनटू मीटर, हम इसको मीटर में परिवर्तित कर लेते हैं। तो सेंटीमीटर को जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे देन वी विल मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2, 10 की पावर -2 से अपन इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, बदल जाएगा। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ जाती हैं। सिंपल हम इनको इनके अंदर रखेंगे और आप जानते हैं कि सर K जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, स्थिर वैद्युत बल गुणांक है, इसकी वैल्यू हमारे पास 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। आपको डेफिनेटली मात्रक लिखना चाहिए। इस तरीके से आप जब टेबल बना करके इनको इफेक्टिव तरीके से लिखते हैं तो एग्जामिनर के ऊपर आपका इंप्रेशन काफी बेहतरीन रहता है। चलिए वैल्यूज रख लेते हैं। तो ये हो गया सर 9 10 की पावर 9। अगर मैं बहुत ध्यान से पढ़ूं तो ये Q1 और Q2 दोनों वैल्यूज सेम है। तो Q1 और Q2 को मल्टीप्लाई करते समय हम इसको लिख सकते हैं 6.5 10 की पावर -7 का होल स्क्वायर लगा देंगे क्योंकि दोनों वैल्यूज सेम है। और बटा में हमारे पास R दे रखा है तो 50 × 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। अब अपन इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया 9 × 6.5 × 6.5 और 10 की पावर -7 और 10 की पावर -7 -14 और ये प्लस का 9 है। तो ऊपर वाली पावर को अपन अगर कैलकुलेट करें तो 10 की पावर -5 रह जाएगा। नीचे अगर मैं इसको ढंग से लिखूं तो 50 × 50 में से मैं 25 मल्टीप्लाई कर लेता हूं, यानी ये 0 इसके साथ ले जाता हूं तो 5 और 5 का मल्टीप्लाई 5 25 हो गया। ये 0 इसके साथ जाएगा तो यहाँ पे 10 की पावर -1 बचेगा और वो -1 का जब अपन स्क्वायर करेंगे तो ये -2 रह जाएगा। अब आप और अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे भी करके आप इसकी जो कैलकुलेशन है उसको सॉल्व कर ले और आप इसका आंसर लिखें। इसके बाद में इसका जो मात्रक है वो आपको 100% यहाँ पे न्यूटन लगाना है। अब इसके जो सॉल्यूशन है वो मैं आप लोगों को नहीं बताने वाला, इतना वर्क आप लोगों को करना है। यदि आप परीक्षा में सॉल्यूशन कहीं से भी या किसी दूसरे की कॉपी करते हैं तो वो बेहतरीन नहीं है। कैलकुलेशन आपको करनी आनी चाहिए। तो इसके आप वीडियो का स्क्रीन एक बार पॉज कर लें, रोक लें, उसके बाद में रफ कॉपी उठा करके उसके अंदर इसकी कैलकुलेशन करें और देखते हैं कि आपका और कितना आंसर आता है। मैं आप लोगों को इसका आंसर जो है वो अभी बता देता हूं। तो मल्टीप्लाई कर लेना ना यार, कितना रह जाएगा 9 × 6.5 × 6.5। इसमें से अगर मैं पॉइंट से पॉइंट हटा दूं
ये पॉइंट और पॉइंट हटा दूं तो मेरे पास नीचे हो जाएगा 100, क्लियर है। और नीचे ऑलरेडी 10 की पावर -2 चल रहा है और यहाँ पे मेरे पास 10 की पावर -5 आ गया और इनटू में मेरे पास 25 चल रहा है। तो ये दोनों तो 100 यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लें। अब 9 इंटू 65 और 65 का मल्टीप्लिकेशन कर लेना है, बटा में मेरे पास 25 रह गया है और 10 की पावर -5 है। इसको मैं 5 से काट दूं तो 25 और इसको 5 से काट दूं तो 13, इसको 5 से काट दूं तो 13, तो ये 9 हो गया और 13 13 169 169 इंटू 10 की पावर -5। इसको 9 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो 9 9 81, 8 आगे चला जाएगा 54, 54 और 8 कितना होता है, 54 और 8 कितना होता है 62 का 2 हाथ का चला गया 6 और 9 और 6 हो जाएगा आपका 15 और 10 की पावर -5 आ जाएगा। बेहतर ये रहेगा कि ये संख्या बहुत बड़ी है तो इसको 1 पॉइंट फॉर्मेट में हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको मैं लिख देता हूं 1.521 मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 10 की पावर, यहां पे हमने पॉइंट लगा दिया है यानी संख्या को हमने छोटा कर दिया है। संख्या को छोटा कर दिया तो पावर को हम बढ़ाएंगे और पावर माइनस में है तो बढ़ाने का मतलब है 10 की पावर -2 न्यूटन हो जाएगा। तो ये हमारे पास इस पहले प्रश्न का जो है वो सॉल्यूशन आ जाता है। बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों को इसे परीक्षा में लिखना चाहिए। एक बार आप चेक कर लें कि क्या आपने ठीक इसी तरीके से सॉल्व किया है, क्या आपका यही आंसर आ रहा है। अगर ये सब कुछ आपका आंसर मैच हो रहा है तो आपका बहुत बेहतरीन है। ये मेथड रहना चाहिए। देखिए ये सब न्यूमेरिकल आप लोग कर सकते हैं, लेकिन हम जो आप लोगों को बताएंगे वो परीक्षा में प्रभावी तरीके से लिखना बताएंगे, ताकि एग्जामिनर के ऊपर आपका जो छवि है, आपकी जो इमेज है वो काफी पावरफुल रहे। तो उम्मीद करता हूं कि पहला पार्ट जो है वो इसका आपको सॉल्व हो गया होगा। चलिए दूसरे पार्ट के ऊपर और चलते हैं। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है समझते हैं। इसको मैं यहां से इरेज कर देता हूं, आप एक बार पॉज करके इसको लिख लीजिए। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है देखते हैं। दूसरा भाग इसका कह रहा है कि सर यदि दोनों गोलों के ऊपर जो चार्ज है, पहले गोले पे जो चार्ज है उसको आपने Q1 कह दिया, यहां पे मैं लिख देता हूं Q1 इक्वल्स टू, और दूसरे गोले पे जो चार्ज है उसको कह दिया मैंने Q2। क्वेश्चन कह रहा है कि पहले गोले के चार्ज को भी हम डबल कर दें, 2 गुना, दूसरे गोले का जो चार्ज है वो बदल करके डैश हो जाएगा और कितना हो जाएगा, पहले जितना था इसका उसका 2 गुना कर दें। और प्रश्न कह रहा है कि दोनों गोलों के बीच की जो डिस्टेंस है r, उसको हम आधा कर देते हैं, r/2 कर देते हैं। तो दोनों का चार्ज हमने डबल कर दिया, दोनों के बीच की दूरी को आधा कर दिया। इन दिस सिचुएशन अब इनके बीच में फोर्स कितना हो जाएगा। बड़ा बेहतरीन प्रश्न है। यहां पे आपको डाटास दे रखे हैं, Q1 और Q2 की वैल्यू दे रखी है, R की वैल्यू दे रखी है। बाय द वे इसमें सिंपल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि दोनों का आवेश 2 गुना या दोनों का आवेश 3 गुना, या पहले आवेश का मान डबल और दूसरे का आवेश जो है वो 3 गुना कर दिया जाए, बीच की दूरी आधी या 2 गुनी, इस तरीके से कोई भी फैक्टर आपको दे सकता है। उस सिचुएशन में इनके बीच में फोर्स कितना होगा तो हम डायरेक्टली कूलाम का नियम लगाएंगे। तो यहां पे अपन सेकंड पार्ट इसका सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड पार्ट F डैश इज इक्वल्स टू K Q1 डैश Q2 डैश अपॉन R डैश का स्क्वायर। क्लियर है। तो K मैंने रखा, Q1 की जगह मैं लिखूंगा 2Q1 यानी पहले के आवेश का 2 गुना और दूसरा भी दूसरे के आवेश का 2 गुना, और डिस्टेंस जो है वो R/2 का स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे वैल्यूज नहीं लिखूंगा क्योंकि मेरे पास यहाँ पे F की वैल्यू आ चुकी है। पहले का जो आंसर था वो मेरे पास आ चुका है 1.521 10 की पावर -2 न्यूटन, ये मेरे पास पहले का रिजल्ट आ चुका है। उसके बाद में मैं दूसरा पार्ट सॉल्व कर रहा हूं तो मैं डायरेक्ट ऐसे ही सॉल्व करूंगा, वैल्यूज नहीं लिखूंगा अभी इनकी। तो K को रख लेता हूं, Q1 को अंदर रख लेता हूं, Q2 को रख लेता हूं, तो 2 और 2 बाहर चला जाएगा मल्टीप्लाई में 4, नीचे है मेरे पास R/2 का स्क्वायर, तो R का स्क्वायर अपॉन में 4, अपॉन का 4 चला जाएगा ऊपर। फाइनली मैं इसको लिखूंगा 4 चौक 16 K Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, और F डैश जो आएगा, ये जो फैक्टर है ये फैक्टर आपका पहले पार्ट का F ही है। पहली सिचुएशन में जो आपने F एज्यूम किया था, माना था
Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 इंटू एफ, यानी पहले जितना फोर्स था उसका 16 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि यदि दोनों आवेश को 2 गुना कर दें, बीच की दूरी को आधा कर दें, तो बल कितने गुना परिवर्तित हो जाएगा। बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में इस तरह का बेसिक प्रश्न जो है वो पूछा गया है। तो आपको सिंपली क्या करना है कि आपको पहले एफ का फॉर्मूला लिख लेना है, के Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर। उसके बाद में जो सिचुएशन यहां पे दे रहा है कि आवेश का मान कितने गुना कर दिया वो लिख लेंगे, दूसरे आवेश का मान कितने गुना कर दिया उसको डैश लगा के लिख देंगे, और डिस्टेंस जो है उसको कैसे परिवर्तित किया है उसको डैश लगा के लिख देंगे। तो इन सब की वजह से जो नया फोर्स आएगा उसको भी हम एफ डैश कह देंगे। अगेन हम गुलाम के नियम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो जो वैल्यूज है वो हम रख देंगे। के Q1 Q2 आर को हम सेम रखेंगे, वैल्यू चेंज नहीं करेंगे, और बाकी जो इनके गुणनफल में जो अंक आ रहे हैं उनको सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो गया 16 इंटू 1.521 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन। इसका सॉल्यूशन जो है वो आप लोग कर लेना। ठीक है, एक बार वीडियो की स्क्रीन को पॉज कर लें और इसको अपने बेहतरीन तरीके से अपनी कॉपी में लिख लें, समझ लें, और इतना अच्छे से समझें कि आपको इसे दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला जो प्रश्न संख्या 13 है उसको समझते हैं। प्रश्न नंबर 13 जो है वो आपसे कह रहा है कि 12वें प्रश्न के अंदर जो डाटा है, आंकड़े हैं, उन्हीं का यूज करना है। तो मैंने लिख लिया कि जो Q1 चार्ज हमें दे रखा था ए गोले पर वो कितना है, Q2 चार्ज जो दूसरे गोले पर दे रखा था वो कितना है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, आर कितना है। तो इस सिचुएशन में अभी हमने जब इसकी वैल्यूज को कैलकुलेट किया था तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स कितना है पहली सिचुएशन में। तो यहां पे हमें लिखना होगा F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर, और ये सारी वैल्यू जब हम इसमें रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास आंसर आया था 1.521 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन का। इतना फोर्स इनके बीच में लगेगा प्रारंभिक स्थिति में। अब प्रश्न कह रहा है कि ये जो दोनों गोले हैं वो आपस में एग्जैक्टली सेम चार्ज है, सेम साइज है, एक ही पदार्थ के बने हुए। अब आप एक कोई तीसरा गोला लेकर के आएंगे। इसको मैंने मेरे वीडियोस में, जब आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर 1 की जो वीडियोज है, आवेशन की विधियों का जो टॉपिक है, उसमें आपने चालन के द्वारा आवेशन पढ़ा होगा। वहां पे मैंने इस फैक्टर को बहुत अच्छे से क्लियर करवाने का प्रयास किया है कि एक तीसरा गोला सी हम लेकर के आएंगे, और उसको पहले वो जो गोला है वो उदासीन रहेगा, साइड में रखा हुआ है बट वो न्यूट्रल है, उदासीन है। उसको आप लेकर के आकर के ए के साथ कनेक्ट करेंगे, और सी की जो साइज है वो भी ए और बी के अकॉर्डिंग सेम है। तो जब आप उस उदासीन गोले को ए के साथ कनेक्ट करेंगे तो दोनों का टोटल चार्ज कितना है, सी पे तो कोई चार्ज ही नहीं है, जो भी चार्ज है वो ए पर है, Q1। तो अब चालन के द्वारा जो चार्ज है वो इन दोनों के ऊपर समान वैल्यू का डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी Q1 के ऊपर जो चार्ज था वो अब कितना रह जाएगा, आधा सी पे आ जाएगा और आधा इस पे चला जाएगा। तो अब प्रश्न के अनुसार क्या कहना चाह रहा है, प्रश्नानुसार कि जो Q1 डैश है, यानी C को जब हम इसे टच करेंगे तो आधा आधा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो वो जो Q1 डैश इसके पास बचेगा वो कितना बचेगा, Q1 का आधा चार्ज बचेगा। और अब ये जो C गोला है इसके ऊपर Q1/2 चार्ज आ गया है मेरे पास, और उस Q1 ना कहें हम, Q1 और Q2 तो दोनों सेम ही है वैल्यूज, तो इसको हम Q/2 और Q/2 कह रहे थे। तो Q/2 चार्ज इसके पास आ गया, यानी आधा Q का चार्ज आ गया। उस Q चार्ज को हम लेकर के C के पास जाते हैं। तो चालन विधि में अगर दोनों चालकों का आकार सेम है तो इन दोनों के पास जितना भी टोटल चार्ज है उसका आधा आधा ट्रांसफर रह जाएगा। तो इसके पास Q चार्ज है, मान लीजिए इस चार्ज को हम कितना कह रहे हैं, Q, इसकी वैल्यू भी Q है, इसकी वैल्यू भी Q है, बोथ आर सेम है, तो इनको हम Q से रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो इसके पास भी Q चार्ज है, इसके पास भी Q चार्ज है, इसका जो Q था वो आधा रह गया, Q/2 हो गया,
इसको 1 को मैं यहां से रिमूव कर देता हूं। इसके पास Q चार्ज पहले से है और C जब आएगा तो वो Q/2 लेके आएगा। तो एक चार्ज इसके पास पहले से है और आधा C खुद लेकर के आ रहा है। तो दोनों का टोटल कितना हो गया? एक और आधा सर 1.5 होता है। और 1.5 जो चार्ज है वो इन दोनों के ऊपर आधा आधा डिवाइड हो जाएगा। नहीं आया समझ में? अरे 1.5 का आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, दोनों पांति करेंगे, दोनों बंटवारा करेंगे अपना अपना। भैया आधा तेरा आधा मेरा, हमने जो अलग अलग काम किया वो बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो जो 1.5 Q है उसका आधा कर दे तो सर 1.5 का आधा तो पूर्ण होता है, 75% होता है। तो 3/4 Q हो जाएगा। तो Q डैश जो है, Q2 का जो डैश है, दूसरे गोले के ऊपर जो चार्ज बचेगा वो 3Q/4 रह जाएगा। और जो C था उसके पास 3Q/4 चार्ज आ जाएगा और उसको हम वापस उसी जगह रख देंगे जहां से लेके आए थे। प्रश्न कह रहा कि इन दोनों के बीच डिस्टेंस जो है वो अब भी सेम है, R डिस्टेंस है, R डैश जो है वो चेंज नहीं करनी है, R ही रखनी है। अब इन दोनों के बीच में फोर्स कितना हो जाएगा? तो सर F डैश जो है वो K, पहले का चार्ज मेरे पास हो गया Q/2, दूसरे का चार्ज हो गया 3Q/4 और डिवाइड में चल रहा है R का स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 3 बाहर आ जाएगा और 4 को 2 से गुणा कर देंगे तो 8 हो जाएगा। तो ये 3/8 रह गया, K Q² अपॉन R² एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ F। ये F की वैल्यू है। तो मेरे पास फाइनल वैल्यू आ जाएगी 3/8F, यानी जितना पहले फोर्स था उसका 3/8 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3/8 किया और 1.528 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन। इसका जो सॉल्यूशन है वो आप लोग इसकी कैलकुलेशन कर लेना। पहले आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करें और उसके बाद उसको 8 से डिवाइड कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा। जो भी आपका आंसर आया प्लीज आप उस आंसर को हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो ये जो प्रश्न संख्या 13 है वो बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है। इस तरह का प्रश्न आपको लेब असिस्टेंट के एग्जाम में मिलेगा, आपको नीट के एग्जाम में मिलेगा, आपको एयरफोर्स नेवी के एग्जाम में मिलेगा। हर तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर आप लोगों को इस तरह के जो प्रश्न है वो देखने को मिलेंगे। इसलिए आप प्लीज इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से समझें। यदि आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर मिल जाएंगे, उनके ऊपर आप हमें मैसेज छोड़ सकते हैं। फटाफट वीडियो की स्क्रीन को पॉज कर लें और इसको लिख लें। इसके बाद में अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 ये कह रहा है कि एक डायग्राम आपको यहां पे दिया गया है। इस डायग्राम में एक ऊपर प्लेट है वो पॉजिटिव है और नीचे एक प्लेट है वो नेगेटिव है, यानी इनके बीच में पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है। और 3 पार्टिकल हैं जिनका नाम 1, 2 और 3 दिया गया है। ये तीनों विद्युत क्षेत्र के परपेंडिकुलर आगे की तरफ गति कर रहे हैं, पीछे से इनको धकेला जा रहा है। तो इन 3 में से जो पहला और दूसरा पार्टिकल है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ जाते हैं और जो तीसरा पार्टिकल है वो नेगेटिव प्लेट की तरफ आ जाता है। तो प्रश्न ये कह रहा है कि आप पहले तो ये बताएं कि पहले, दूसरे और तीसरे पार्टिकल के ऊपर किस तरह का चार्ज है, किस तरह का आवेश है। तो एक बात हम कूलाम के नियम से पहले जब आवेश की प्रॉपर्टीज हम पढ़ के आए तो बहुत बखूबी अच्छी तरह से जानते हैं कि विपरीत प्रकृति के आवेश ही एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ आकर्षित होकर के गए हैं, डेफिनेटली वो दोनों चार्ज नेगेटिव हैं। तो पहले और दूसरे पार्टिकल के ऊपर जो आवेश है वो आपका नेगेटिव है। कण 1 तथा 2 जो है, 1 तथा 2 वो कैसे हैं? ऋणावेशित हैं, ऋणावेशित हैं, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। और जो तीसरा चार्ज नेगेटिव प्लेट की तरफ जाके मुड़ा है वो कैसा है? कण नंबर जो 3 है वो धनात्वेशित है, पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर। ओके, तो पहला पार्ट जो है वो आप लोगों का यहां पे कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद इसी प्रश्न में ये कह रहा है कि किस पार्टिकल का जो Q/m रेशियो है, Q का मतलब है इसका आवेश और m का मतलब है उसका द्रव्यमान। तो आवेश
हर एक पार्टिकल के आवेश में द्रव्यमान, खुद के आवेश में खुद के द्रव्यमान का भाग लगाना है, जो एक रेशियो आएगा। दूसरा पार्टिकल, तीसरा, हमें पता नहीं है कि ये पार्टिकल कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, अल्फा पार्टिकल है, न्यूट्रॉन है, व्हाटएवर जो भी, हमें ये पता नहीं है। बट हमें ये देखना है कि इनके डिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग, इनके मुड़ने की स्थिति के अकॉर्डिंग हमें ये देखना है कि कौन से पार्टिकल के ऊपर Q/m की वैल्यू मैक्सिमम है। तीनों में से किसी के ऊपर तो मैक्सिमम होगी, तो Q/m की वैल्यू मैक्सिमम किसके ऊपर है? तो Q/m का हम आइडिया लगाने के लिए क्या करते हैं कि पार्टिकल के अंदर जो विक्षेप आता है, डिफ्लेक्शन आता है, घुमाव आता है, वो डिफ्लेक्शन जो है वो परपेंडिकुलर होता है Q/m रेशियो में। तो यहां पे यदि हम देखें तो ये जो पार्टिकल नंबर 3 है वो आगे जाकर के मुड़ रहा है, यानी पार्टिकल नंबर 3 में सबसे ज्यादा विक्षेप है। तो पार्टिकल नंबर 3 में जब विक्षेप सबसे ज्यादा है तो डेफिनेटली Q/m जो है वो तीसरे पार्टिकल के लिए ज्यादा होगा। तो यहां पे हम लिखेंगे कि कण 3 का विक्षेप सर्वाधिक है, अतः कण 3 का Q/m मैक्सिमम, अधिकतम होगा। क्लियर? बस इस तरीके से आपको इसका रीजन जो देना है, इसका स्टेटमेंट जो है वो आपको लिखना है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है, आपको उम्मीद करता हूं कि क्लियर हो गया होगा। फटाफट वीडियो की स्क्रीन को पॉज कर लें और इस प्रश्न को जो है वो अपनी कॉपी के अंदर उतार लें। अगला जो हमारा प्रश्न है वो क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। ये कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र 3 × 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलम। आई कैप का मतलब है एक्स एक्स की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है। फिक्स वैल्यू है, कोई भी वेरिएबल नहीं है इसके साथ, ए आर दूरी के ऊपर डिपेंड करेगा, नो, कांस्टेंट है, एक्स एक्स की डायरेक्शन में जा रहा है। यदि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक वर्ग हम रखें, स्क्वायर, जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर की है। अब वर्ग जो है उसके रखने के कई तरीके हो सकते हैं। ये मेरे पास एक्स एक्स की डायरेक्शन है, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताता हूं। ये वाई एक्स की डायरेक्शन है और ये जेड एक्स की डायरेक्शन है। क्लियर? जेड एक्स की डायरेक्शन इस तरह से हमारी तरफ पेन की तरफ है। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो आपके पास सेम ये दे रखी है, ई वेक्टर एक्स एक्स की डायरेक्शन में। सवाल कह रहा है कि जो वर्ग है वो वाई जेड तल में रखा गया है। अब वाई जेड तल कौन सा होगा बेटा? ये एक्स एक्स की लाइन है, ये वाई एक्स की लाइन है, और ये जो मेरी मध्यमा है वो जेड एक्स की लाइन बना रही है। तो एक्स की लाइन को छोड़ दें क्योंकि वाई जेड तल में रखा गया है, तो वाई एक्स की लाइन को और जेड एक्स की लाइन को काटता हुआ जो जाएगा वही वर्ग होगा हमारा। नहीं है? क्लियर करें मेरी बात को। ये जो जेड एक्स का तल है जिसमें वाई की लाइन को भी काटेगा और जेड की लाइन को भी काटेगा, इस तरह से हमें एक वर्ग रखना है। तो जो वर्ग होगा वो एग्जैक्टली इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में आएगा, परपेंडिकुलर ऐसे आएगा, इस तरह से। तो हमें निकालना है विद्युत फ्लक्स की वैल्यू। अब विद्युत फ्लक्स की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? देखिए, तो हमें पहले पार्ट का सॉल्यूशन करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दे रखा है, पहले मैं इसको दोबारा लिख लेता हूं, 3×10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलम, और वर्ग का एरिया, क्योंकि हम जानते हैं विद्युत फ्लक्स निकालने के कई तरीके हैं, जिसमें विद्युत फ्लक्स की परिभाषा E वेक्टर डॉट S वेक्टर अदिश गुणनफल, तो इसका एरिया हम निकाल लेंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल, जो एरिया वेक्टर आएगा वो हमारे पास कौन सा आएगा? एक वाई की तल में लाइन है इसकी जो एक लंबाई है वो वाई तल में है, और एक हमारे पास जेड तल में है। तो इसका जो एरिया होगा वो होगा 10 को मीटर में बदल लें, 100 10⁻² से गुणा करेंगे तो 10⁻1 रह जाएगा। अरे भाई साहब, 10 को 10⁻² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁻²
-1 ही तो रहेगा यार। नहीं आया समझ में? क्लियर करो आप इन चीजों को एकदम, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इसको मैं यहां से हटा देता हूं, 10 की पावर -1 हो गया। और इसकी डायरेक्शन कौन सी है? जे कैप की डायरेक्शन है। और आप बहुत अच्छे से जानते हैं एरिया जो है वो एक सदिश राशि है। आपने चैप्टर नंबर 1 का जो सेकंड पार्ट जहां पे हम गाउस लॉ स्टार्ट करते हैं, उसमें जो मेरा पहला वीडियो है वो बहुत अच्छे से आपको समझा रखा है कि एरिया एक सदिश राशि है। कैसे, उसको हमने एक्सप्लेन किया। तो ये इसकी लंबाई होगी और सदिश गुणनफल कर देंगे हम इसकी चौड़ाई से, तो चौड़ाई भी हमारे पास 10 की पावर 1 आ जाएगी। और z की डायरेक्शन में इसका जो एकांक सदिश होगा वो k कैप हो जाएगा। 10 की पावर -1 मल्टीप्लाई होकर के 10 की पावर -2। और सदिश गुणनफल में आप जानते हैं j को k के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो यूनिट वेक्टर i कैप आता है और मात्रक हो जाएगा हमारे पास मीटर स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ a वेक्टर। तो अब हमारे पास विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा? विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला, तो विद्युत फ्लक्स के वैसे तो हम गाउस नियम से भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फाई वेक्टर फाई इज इक्वल टू, फाई एक अदिश राशि है तो इसके ऊपर गलती से भी वेक्टर नहीं लगाना है। ई वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर, तो ई वेक्टर दे रखा है 3 10 की पावर 3 आई कैप, डॉट लगा देंगे हम यहां पर बीच में, और यहां पर मेरे पास वैल्यू हो जाएगी 10 की पावर -2 आई कैप। अदिश गुणनफल में आई कैप और आई कैप का मल्टीप्लिकेशन 1 होता है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू 10 की पावर 3 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 रह जाएगा यहां पर। तो ये मेरे पास डायरेक्ट लिखूं तो मैं 30। अब आप इसका विद्युत फ्लक्स का मात्रक लिख दीजिए। तो मुझे याद नहीं है कि इसका मात्रक क्या होगा, तो ई का मात्रक मेरे को दे रखा है न्यूटन अपॉन कूलम और एरिया का मात्रक दे रखा है मीटर स्क्वायर। यहीं से हम इसका मात्रक बना लेंगे। तो ये मेरे पास पहला पार्ट जो है उसका सॉल्यूशन आ जाता है। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। इसका जो डायग्राम है वो यदि आप बनाना चाहें तो कुछ इस तरह से बना सकते हैं कि इसका जो वर्ग जो था वो हमें कुछ ऐसे रखा गया है, इस तरह से रखा गया है। तो वर्ग के जो एरिया की डायरेक्शन होगी वो भी आपके पास ए वेक्टर की डायरेक्शन है, वो भी आपके पास सेम रह जाती है, कुछ इस तरीके से रह जाती है। इसके बाद में आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हम इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है देखिए, सेकंड पार्ट क्या कहना चाह रहा है इसका, समझते हैं। तेरे जैसा यार चलिए बी पार्ट। एक तो इस तरह के प्रश्न में बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है आप लोगों को। हमेशा देता है तल का अभिलंब या क्षेत्रफल की दिशा, दो ही चीजें रखी जाएंगी। तल का अभिलंब जो है वो एक्स एक्स के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है, तल कितने डिग्री का कोण बना रहा है, दोनों चीजों में बड़ा अंतर है, समझ लें आप। तल का मतलब है कि अगर ये वाला वर्ग है तो ये जो सरफेस आप ले रहे हो, ये जो सरफेस आप ले रहे हो, इसे हम कहते हैं तल। और तल के अभिलंब का मतलब होता है ये मार्कर की जो डायरेक्शन है, ये जो मार्कर की डायरेक्शन है वो तल का अभिलंब है। और हम जानते हैं कि प्रत्येक ओपन पृष्ठ में, खुले पृष्ठ में जो क्षेत्रफल की दिशा है वो लंबवत बाहर की तरफ होती है। तो तल का अभिलंब कह दे या क्षेत्रफल की दिशा कह दे, एक ही बात है। क्षेत्रफल की जो दिशा होती है वो हमेशा तल के अभिलंब की डायरेक्शन में होती है। और अगर बाय द वे कह दे कि तल, सिर्फ तल लिख दे, तो ये तल की डायरेक्शन है, ये तल की डायरेक्शन है, तल की डायरेक्शन ये है, ये तल के अभिलंब की डायरेक्शन है। तल के अभिलंब की जो डायरेक्शन है वो एग्जैक्टली एरिया की डायरेक्शन ही है। दो ही तरह की सिचुएशन यहां पे बनती है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर तल का एंगल कहेगा तो हमें कुछ अलग फंक्शन यूज करना होगा, और यदि तल का अभिलंब कहेगा तो हमें डायरेक्ट ये वाली कहानी पढ़नी है। तो यहां पर हम क्या पढ़ेंगे, आपके पास आपने अभी पढ़ा है कि E की वैल्यू आपको दे रखी है 3 10 की पावर 3। यूनिट वेक्टर हटा देता हूं, यहां से वेक्टर हटा देता हूं, न्यूटन अपॉन कूलम। एरिया जो दे रखा है वो 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर दे रखा है। और
इन दोनों के बीच में जो एंगल है थीटा का मान वो आपको दे रखा है 60 डिग्री। बेसिकली आप जानते हैं कि फाई जो होता है वो ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है, यानी कि जो डॉट हटेगा तो उसमें हम लगाएंगे ई ए कॉस थीटा, और यहां पे जो एंगल है वो ई वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल है। तो प्रश्न ये बहुत अच्छे से क्लियर कह रहा है कि तल का अभिलंब जो है वो एक्चुअल में एरिया की डायरेक्शन है। तो एरिया जो है वो एक्स एक्स के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स एक्स की डायरेक्शन में ही है। अगर ई के साथ वेक्टर आई कैप लगाया गया है तो डेफिनेटली वो एक्स एक्स की डायरेक्शन में है, और तल का अभिलंब जो है वो एक्स एक्स के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है। यानी कि ये मेरे पास ई वेक्टर की डायरेक्शन है और ये मेरे पास ए वेक्टर की डायरेक्शन है, और दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है। ये बात हमें यहां पे दे रखी है। और इसका जो तल है, ये तल है इसका, अगर मैं यहां पे तल बनाऊं, इसका वर्ग का तल बनाऊं तो ये वर्ग का तल है। तो वर्ग का जो तल है एक्चुअल में वो ई के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है, ये एरिया की डायरेक्शन है और ये मेरे पास वर्ग है और ये एरिया की डायरेक्शन है। एरिया जो है या तल का अभिलंब जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो ये जो तल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? अरे भाई साहब, अभिलंब और तल में तो 90 डिग्री का एंगल है, इसमें से 60 डिग्री का एंगल ऊपर वाला चला गया, तो ये कितना रह गया? ये रह गया मेरे पास 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। तो तल का जो एंगल रहेगा वो 90 माइनस 60 डिग्री बराबर 30 डिग्री रहेगा। तो अगर मेरे को देता है तल का जो एक्स एक्स के साथ एंगल है तल का, दैट टाइम हम ये वाला फंक्शन यूज करेंगे, क्योंकि यहां पे हमारे पास वैल्यू अगर दी होती, तल जो है वो ई के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है, तो हम यहां पे यूज करते 90 माइनस 30 बराबर हमारे पास वैल्यू आती 60 डिग्री की। बट इस सिचुएशन में मैं पूरी कहानी क्लियर करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि इस तरह का कोई भी प्रश्न आए तो आपको दिक्कत नहीं रहे। तल का अभिलंब जब लिखा आता है तो आपको किसी तरह का कोई चेंज नहीं करना है। तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 3 10 की पावर 3 10 की पावर माइनस 2, एंड cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। देन ये वैल्यू मेरे पास कितनी रही थी? ये 30 थी, अपॉन में 2 हो गया, तो ये 15 न्यूटन अपॉन कूलम इनटू मीटर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। बाय द वे, तल का अभिलंब या क्षेत्रफल की दिशा ना कह करके सिर्फ तल कहता, दैट टाइम हमें जो यहां पे एंगल दिया होगा वो हम 90 में से माइनस करेंगे और जो रिजल्ट आएगा वो हम थीटा की जगह अप्लाई करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। यदि आपको ये प्रश्न समझ में आया हो तो आज की इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो के अंदर हम इसके आगे की जो क्वेश्चन नंबर 16 है वहां से सॉल्यूशन पढ़ेंगे। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इसी तरह के और वीडियोस प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसमें लगे घंटे को भी दबा दें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आज की इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।